तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। तो जैसे कि तुमको पता है हमारा जो देश है वो एक फेडरल नेशन है। तो यहाँ पे जितनी भी पावर्स है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर फाइनेंशियल, जितनी भी पावर्स है वो सारी सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड है। अगर बात करें तो टोटल मेनली 3 तरह के रिलेशन होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड थर्ड फाइनेंशियल। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो इसमें जो अगर आप बात करोगे तो लेजिस्लेटिव रिलेशन सबसे पहले जो टॉपिक आपको लिखना होगा या कहीं भी लिखोगे वो ये होगा कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ जुरिडिक्शन, यानी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है पूरे के पूरे कंट्री के लिए, सारे के सारे कंट्री के लिए बना सकती है, कंट्री किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के लिए बना सकती है। वही जो स्टेट है वो लॉज बना सकता है बस अपने स्टेट के अंदर या स्टेट के किसी फिक्स्ड एरिया पे अप्लाई होने के लिए बना सकता है। और कुछ स्पेशल केसेस है जिनमें पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट के टॉपिक पे भी बना सकती है, स्टेट के लिए बना सकती है कानून। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे कौन कौन से लॉज बन सकते हैं और कौन बना सकता है लॉज, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 लिस्ट के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर वैसे मैटर्स आते हैं जिन पे कि यूनिफॉर्म लॉ चाहिए होता है, पूरे कंट्री के लिए सेम लॉ होना चाहिए, जैसे कि ट्रेड हो गया, इसके अलावा ट्रेडिंग कह सकते हैं, इसके अलावा डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सारे आ जाएंगे यूनियन लिस्ट में। और वहीं वैसे मैटर्स जिनके लिए बस हमें लोकल बॉडीज़ यानी लोकल जुरिडिक्शन चाहिए होता है उसको हम स्टेट लिस्ट में डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए इरिगेशन, एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन सब के लिए आप ये सब जो है स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। अब हम लोग अगला बात कर ले तो अगला आता है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में वैसे मैटर आते हैं जो कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ज़रूरी हो, या फिर कह सकते हो जिनके लिए स्टेट अपने रूल्स तो बना ही सकता हो बट एक यूनिफॉर्म लॉ भी होना चाहिए। तो वो हो जाते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर, जैसे कि एजुकेशन एंड मैरिज, डिवोर्स, ये सब चीज़ें जो होती है वो सारी आ सकती है कंकरेंट लिस्ट में। इसके अलावा फॉरेस्ट भी आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो ये हो गया डिवीज़न। इसके अलावा आपको पता है पार्लियामेंट जो है वो सेंटर के यानी कह सकते हो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई भी जो लॉ है वो पास कर सकती है, और स्टेट जो है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई भी लॉ बना सकता है। अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जो मान लीजिए कभी ओवरलैप हो जाता है यूनियन और कॉन्करेंट में, तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट गिना जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ओवरलैप हो रहा है तो उसको हम लोग यूनियन में गिनेंगे। एंड यूनियन इज़ अ वेरी पावरफुल कह सकते हो लिस्ट है, तो मैं बाकी लिस्ट से ज़्यादा पावरफुल है यूनियन लिस्ट में। अगर बात करें कॉन्करेंट और स्टेट में कोई ओवरलैप होता है कि सब्जेक्ट का, तो उसे कॉन्करेंट में गिनेंगे, यानी कॉन्करेंट इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट। तो ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ है। तो पार्लियामेंट जो है यूनियन के हर एक मैटर पे बना सकती है, इसके अलावा कॉन्करेंट पे बना सकती है। पार्लियामेंट स्टेट पे नहीं बना सकती, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स है जिनमें पार्लियामेंट जो है स्टेट के सब्जेक्ट पे भी बना सकती है कानून। तो सबसे पहला ये तब कर सकती है जब राज्यसभा में कोई एक रिजोल्यूशन पास हो, राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट से बोला जाए कि किसी खास सब्जेक्ट पे रूल्स बनाने के लिए स्टेट के सब्जेक्ट पे, तो पार्लियामेंट जो है या लोकसभा जो है वो उस पर रूल बना सकती है। पहला केस ये। सेकंड केस ये कि अगर कुछ स्टेट या स्टेट्स के ग्रुप जो है मिलकर रिक्वेस्ट करे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी खास चीज़ के लिए यूनिफॉर्म रूल बनाया जाए, तब भी उस पर रूल बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये जो रूल है उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई होगा, इनैक्ट होगा, जिन्होंने इसके लिए कहा होगा, जिन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की होगी, जिन्होंने इसके लिए रिजोल्यूशन पास किया होगा। अगला है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अगर नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है तो उस समय एक स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर्स होती है वो सारी सेंटर में चली जाती है। तो पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। इसके अलावा है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल्स में भी यही होता है कि अगर प्रेसिडेंट का रूल लागू हो जाता है किसी स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट के रूल्स के अंदर सारे पावर्स जो होते हैं उस स्टेट के लेजिस्लेचर के सेंटर में आ जाते हैं। तो सेंटर जो है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। और पांचवा है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सेंटर ने साइन कर लिया, तो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए भी सेंटर जो है वो चाहे तो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। तो इसके अलावा भी कुछ है तरीके हैं जिससे कि सेंटर जो है स्टेट लेजिस्लेशन को कंट्रोल करती है। जैसे कि पहला है कि आपको पता होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नर होता है, गवर्नर का एम्प्लॉयमेंट कौन कराता है? सेंटर। तो सेंटर पे
तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि सेंटर गवर्नमेंट के पास इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं स्टेट के लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने के। उनमें से एक ये है कि आपको पता है कि स्टेट के अंदर एक जो गवर्नर होता है, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। और तो प्रेसिडेंट जो होता है यानी सेंटर गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है। इसलिए गवर्नर चाहे तो किसी भी तरह के लॉ को जो स्टेट में पास हो रहा हो उसे चाहे तो रिजर्व कर सकता है, उसे रोक सकता है। और प्रेसिडेंट के रिव्यू के लिए कि प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए चाहे तो उसे रोक सकता है, इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। या फिर अगर कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, कुछ खास तरह के बिल्स जिनको अगर आपको मतलब स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, किसी खास सब्जेक्ट पे अगर आपको बनाना होता है, कुछ खास सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, अगर उन पे अगर आपको कानून बनाना होता है तो उसके लिए आपको पहले से प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करनी होती है, प्रेसिडेंट को बताना होता है या कन्विंस करना होता है। तो इस तरह से भी जो सेंटर का कंट्रोल होता है उनके ऊपर। और इसके अलावा भी कभी कभी होता है कि सेंटर चाहे तो किसी स्टेट को मनी बिल जो हो गए यानी मनी रिलेटेड जो भी मतलब ऐसा कुछ कानून बनाना हो। मनी बिल्स का मतलब आप जानते होंगे कि वैसा कुछ कानून या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें पैसों का खर्चा होने वाला है, फाइनेंस होने वाला है, तो उसमें सेंटर चाहे तो किसी स्टेट को रोक सकती है कि वो अभी मनी बिल्स को ना लाए, मनी बिल को रोका जा सकता है। तो इन 3 तरीक़ों से भी कंट्रोल हो जाता है। अगला बात कर ले तो ये सारे कुछ थे हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब हम लोग बात करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है आर्टिकल 256 से 263 के बीच पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो ये भी सेम तरह से जैसे लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड है वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर भी सेम तरीके से डिवाइडेड है। आपको पता है यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के मैटर पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है, मतलब वैसी पावर्स, मतलब वो पावर जिनका इस्तेमाल हम लोग रूल्स को लागू करने के लिए करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है जो पावर्स को जो मतलब रूल्स को लागू करे। तो लागू करने की जो पावर्स होती है यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है यूनियन सब्जेक्ट्स के लिए सेंटर के पास होती है, स्टेट सब्जेक्ट के लिए स्टेट के पास होती है, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट के लिए भी स्टेट के पास ही होती है। यानी अगर कॉन्करेंट सब्जेक्ट में कोई कॉन्करेंट सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए एजुकेशन पे कोई लॉ बन रहा है जिसे यूनियन ने बनाया हो मान लीजिए, लेकिन उसको लागू करने का, एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो सारी पावर्स होंगी सेंटर स्टेट के पास ही। लेकिन स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को भी बहुत सारे रुकावटें कह सकते हो, ऑब्लिगेशन, मॉडल ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं। जैसे कि स्टेट को क्या होता है, स्टेट को अपने जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनसे उनको सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के साथ कोऑपरेट करके यानी साथ साथ चलाना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को कम करने के लिए, रोकने के लिए, विरोध करने के लिए नहीं कर सकते। आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मतलब ऐसा काम करना पड़ेगा अपने एग्जीक्यूटिव पावर से कि उनकी पावर्स को कुछ कमी ना हो, रिस्ट्रिक्ट ना हो, उनके पावर में कुछ रुकावट ना आ जाए। इसके अलावा आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एज इंश्योर कंप्लायंस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लॉज के मुताबिक ही आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स हों। मतलब आपके एग्जीक्यूटिव पावर को अगर चाहे तो सेंटर गवर्नमेंट आपको बोल सकती है, आपको डायरेक्शन दे सकती है। तो सेंटर अगर चाहे तो किसी खास चीज़ों, किसी खास सब्जेक्ट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को थोड़ा अपना एडवाइस दे सकती है। जैसे कि बात करें तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मीन कम्युनिकेशन, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम बन रहा है तो कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, उन सब की एग्जीक्यूशन के लिए भी सेंटर चाहे तो डायरेक्शन दे सकती है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षा के लिए, या इसके अलावा मान लीजिए तो होता है चाइल्ड्स को मदर टंग सिखाने के लिए, मदर टंग में जो एजुकेशन प्रोवाइड होता है, एजुकेशन के लिए भी चाहे तो सेंटर डायरेक्शन दिखा सकती है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ कुछ ऐसे कानूनों की एग्जीक्यूट कराने के लिए सेंटर डायरेक्शन दिखा सकती है जो कि SC ST के वेलफेयर से रिलेटेड हो, उनके लिए भी दिखा सकते हैं। अब हम लोग बात, इसके अलावा भी ये चीज़ भी है कि म्यूचुअल डेलीग्रेशन ऑफ फंक्शन, और ये देखो ये म्यूचुअल वाली बात है, मतलब कह सकते हो एग्रीमेंट की बात है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए तो मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो कुछ खास पावर किसी स्टेट को भी दे सकता है अगर उन्हें सही लगे तो। और अगर गवर्नर्स जो है, अगर गवर्नर को लगता है किसी खास एग्जीक्यूटिव पावर में सेंटर की ज़रूरत है तो वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर को भी दे सकता है। तो मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स एक तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और म्यूचुअल के साथ, मतलब म्यूचुअल यानी कह सकते हो दोनों के डिसीजन के साथ, अगर दोनों राज़ी होते हैं तो एक दूसरे के एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो इसके अंदर एक और आ जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। यानी ऐसी सर्विसेज भी हैं गवर्नमेंट में, दो ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आपको पता है IAS IPS, ये जो सर्विसेज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती है जिनको चुनती हुई सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जिनको मतलब कह सकते हो जो कि काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही करते हैं।
बट ये जो होते हैं स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम करते हैं, टर्न बाय टर्न, यानी स्टेट में भी काम करते हैं और सेंटर में भी काम करते हैं। तो तो इनके बारे में आपको जानना था। तो इसके अलावा देखा जाए तो आपको पता होगा कि IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS का इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो कि 1947 से काम कर रही है। इसके अलावा एक और मेजर सर्विसेज का हुआ था 1966 में, जिसे कि हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये चीज़ें होंगी। तो इंडियन ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कितना ही जानना था। अब हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो होते हैं वो स्टेट के द्वारा फॉर्म होते हैं। स्टेट के हर स्टेट के अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं। और ये इनका जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। और लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस चीफ को हटा भी सकता है। अगर किसी स्टेट को ज़रूरत मतलब पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा भी पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश कर सकती है, जो एक से ज़्यादा स्टेट का यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश कर सकती है। और द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर UPSC चाहे तो UPSC किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो मान लीजिए स्टेट PCS है, यानी कह सकते हो जैसे कुछ भी हो सकता है, BPSC या फिर UPSC, अगर उनको कंडक्ट कराने मुश्किल आ रहा है तो UPSC उनकी मदद कर सकते हैं कंडक्ट कराने में। देखो इसका अगला है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आपको पता है हमारे देश में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि पूरी हमारी जो जुडिशियल पावर्स हैं वो सेंट्रल स्टेट में डिवाइड नहीं होती, बल्कि एकजुट ही हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हो और हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट में हो, बट वो है तो इंटीग्रेटेड, और वो सब मिल कहीं किसी लॉ के लिए फैसला लेने में जो भी होता है, जुडिशरी पावर होता है, वो सब सेम ही होता है, सब इंटीग्रेटेड होता है। यानी जो अगर डिसीजन लिया जाता है जुडिशरी के द्वारा वो हर जगह मान्य होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, जैसे कि थ्रू द इंडिया में भले ही दो गवर्नमेंट्स हो, दो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो, बट इनकी जो जुडिशरी सिस्टम है वो सेम ही है। अब इमरजेंसी के दौरान रिलेशंस की बात करें तो अगर कोई इमरजेंसी लगती है 352, अगर आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जितने भी पावर्स होते हैं स्टेट के वो सारे सेंटर के पास चले जाते हैं और सेंटर फ्री होता है किसी भी चीज़ पर रूल बनाने के लिए। और इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी ये होता है, प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी सेंटर चाहे तो कानून बना सकता है, और इसके कानून जो होते हैं अगर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है फिर भी लागू रहते हैं, और स्टेट चाहे तो इसमें उलटफेर या बदलाव कर सकता है। तो ये चीज़ थी। अगर हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, तो फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें तो कुछ आप यूनियन के 13 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूनियन जो है यानी सेंटर जो है अपने टैक्स लगा सकती है, और स्टेट के टोटल स्टेट लिस्ट में 18 सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट अपना टैक्स लगा सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई टैक्स लगाने का यहाँ पे कुछ है दिया हुआ है नहीं, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट पे कुछ टैक्स का स्पेसिफिक नहीं है कौन कितना लगाएगा। बट एक अमेंडमेंट हुआ था, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 GST के लिए, जिसमें स्पेशल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्पोज किया गया था, जिसके बारे में हम आगे जाके और थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। और जो भी नंबरेटेड द रेसिड्यूरी पावर to impose taxes not enumerated is vested in parliament under the provision of parliament has imposed gift tax, wealth tax and expenditure tax। और जिस पे भी मतलब मान लीजिए कि जिस पे भी पावर ऑफ टैक्सेशन, जो भी बचा कुचा जितनी भी चीज़ें होंगी जिन पे टैक्स लगाना होगा, वो सारे टैक्स लगाने का पावर जो है पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट चाहे तो उन सब पे अपना टैक्स लगा सकती है। तो ये हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं। कुछ टैक्सेस हैं जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, बट उसका कलेक्शन जो होता है वो स्टेट करती है। कुछ टैक्सेस हैं जो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, इम्पोज की जाते हैं, और उनको कलेक्ट करती है स्टेट। और ऐसे भी कुछ टैक्सेस हैं, टैक्सेस लेविड व्हेन कलेक्टेड बाय सेंटर, जो टैक्स लगाए भी सेंटर के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, और उनको स्टेट्स को दिया जाता है बजट के रूप में। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। और इसके अलावा कुछ टैक्सेस तब भी लगता है जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है, दो राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उस पर भी टैक्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऐसे भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो सेंटर गवर्नमेंट लगाती है और उनको कलेक्ट करने के बाद अपने पास यानी सेंटर के पास और बाकी सब स्टेट्स में डिवाइड करती है। सरेज ऑफ सर्टन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फॉर पर्पस ऑफ सेंटर, और कुछ खास तरह की ड्यूटीज़ होती है, कुछ खास तरह की चीज़ें होती हैं जिन पे की सारी जो टैक्सेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय स्टेट, और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें कि टैक्स जो होता है वो कलेक्ट भी स्टेट के द्वारा होते हैं, रखे भी सेंटर के द्वारा ही जाते हैं। दीज आर टैक्सेस बिलोंगिंग टू स्टेट एक्सक्लूसिवली, दे आर इनमरेटेड इन स्टेट लिस्ट एंड 18 इन नंबर। तो टोटल 18 सब्जेक्ट हमने बात की थी, इन सब पे स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करती है और रखती भी है। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स
इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, बिना टैक्स के अलावा क्या क्या जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, तो सेंटर के जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ है नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज, करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूट, लैब्स एंड अदर। और स्टेट के जो हैं वो इरीगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूट एंड लैब्स एंड अदर्स। इसके अलावा ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट। इसके अलावा ग्रांट्स की बात करें तो स्टैट्यूटरी ग्रांट, अगर किसी स्टेट को ज़रूरत है तो सेंटर जो है वो ग्रांट भी अवेलेबल कराता है, ग्रांट मिल सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिक्वायर्ड टू कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लगाने के लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, ये 101st अमेंडमेंट से के द्वारा 2016 में लगा था। इतना आपके लिए काफ़ी होगा, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।